नमस्कार, न्यूज एट 10 में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। सार्वजनिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में अहम कदम। पश्चिम बंगाल आज बनेगा आयुष्मान भारत। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां प्रदेश है। नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर किए जाएंगे हस्ताक्षर। बीते 12 साल से देश के गरीब और वंचित कल्याण को केंद्र में रखकर किए गए हैं कई कार्य। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, दशकों से पीछे छूटे लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना सरकार का उद्देश्य है। उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा आज से 3 दिन तक 75 जिलों में आयोजित होगी परीक्षा। इंडी गठबंधन की अहम बैठक आज। दिल्ली में बैठक से पहले ही इंडी गठबंधन में बढ़ी खींचतान, कई दलों में आपसी मतभेद। और पश्चिम एशिया में फिर बढ़ा तनाव। ईरान इजरायल फिर आए आमने सामने। ईरान ने किए मिसाइल से हमले, जवाब में आईडीएफ ने किए ईरानी सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले। शुरुआत करते हैं खबरों को, देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से सरकार के बीते 12 साल की उपलब्धियों और देश के वंचितों के लिए किए गए कार्यों की जानकारी दी। अंत्योदय सरकार का लक्ष्य पिछले 12 वर्ष में भारत ने कई बदलाव देखे। बदलावों के केंद्र में गरीबों और वंचितों का कल्याण रहा। हम हमेशा अंत्योदय से प्रेरित रहे हैं। विकास का लाभ दशकों से पीछे छूटे लोगों तक पहुंचाना उद्देश्य। जन धन खातों और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का लोगों को मिला लाभ। स्वच्छ भारत, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन से लोगों को मिले अवसर। आयुष्मान भारत जैसी पहल का मकसद लोगों को सम्मान और अवसर दिलाना। गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में टेक्नोलॉजी ने अहम भूमिका निभाई। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और डिजिटल प्लेटफॉर्म लोगों के लिए फायदेमंद साबित हुए। लोगों तक मदद सीधे और पारदर्शी तरीके से पहुंच रही है। लीकेज और लीकेज जो है वो कम हुआ है। कार्य क्षमता बढ़ी है। शासन प्रशासन में भरोसा मजबूत हुआ है। गरीब कल्याण का सफर बना है एक सामूहिक आंदोलन। तो अंत्योदय सरकार का लक्ष्य। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। राज्य में जल्द ही केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होने जा रही है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल इस स्वास्थ्य योजना को अपनाने वाला देश का 36वां राज्य बन जाएगा। योजना को जमीन पर उतारने के लिए आज राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण एनएचए और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच एक आधिकारिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस समझौते के बाद राज्य के लाखों परिवारों को मुफ्त और कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। एमओयू हस्ताक्षर समारोह की अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा करेंगे। वहीं समारोह में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। आयुष्मान भारत पीएमजेवाई पात्र लाभार्थियों को सेकेंडरी और टर्शियरी देखभाल के लिए अस्पताल में भर्ती होने पर प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख तक का स्वास्थ्य कवर प्रदान करता है। नई सरकार के गठन के साथ ही पश्चिम बंगाल में औद्योगिक विकास और निवेश को लेकर उम्मीदें बढ़ी हैं। राज्य में बाहरी कंपनियों की बढ़ती दिलचस्पी को लेकर राजनीतिक और कारोबारी हलकों में चर्चा जारी है। इस बीच प्रदेश के मंत्री दिलीप घोष ने कहा कि सरकार निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल बनाने की दिशा में काम कर रही है और राज्य में निवेश को लेकर देश विदेश की कंपनियों से बातचीत जारी है। अलग अलग कंपनी जिनका ज़मीन पड़ा हुआ था वो उसका तलाश में आ रहे हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं, बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा और बहुत सारे नई कंपनी नेशनल इंटरनेशनल बाहर से भी दूसरे देशों से भी संपर्क कर रहे हैं यहाँ आके काम करने के लिए, बिजनेस करने के लिए।
पार्टी अब सरकार इस मामले में सोच रही है। अभी यहाँ की जो लोकल प्रॉब्लम्स था, जो प्रोजेक्ट चालू नहीं हुआ था, उसमें ज़्यादा हम लोग ध्यान दे रहे हैं। उसी के साथ साथ बड़ा प्रोजेक्ट जैसे अडानी समूह का प्रतिनिधि आए थे वहाँ डीप सी पोर्ट करने के लिए, तो उसका भी शुरू हो गया काम, सब एक साथ चल रहा है। केंद्र सरकार के खिलाफ साझा रणनीति बनाने के लिए इंडी गठबंधन के नेता आज सोमवार को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जुट रहे हैं। गठबंधन का दावा है कि 23 राजनीतिक दल बैठक में हिस्सा लेंगे और संविधान, लोकतंत्र, महंगाई, बेरोजगारी और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे। लेकिन बैठक शुरू होने से पहले ही विपक्षी एकता पर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल जिन सहयोगी दलों के साथ मिलकर कांग्रेस भाजपा को चुनौती देने की तैयारी कर रही है, उन्हीं दलों के भीतर कांग्रेस की कार्यशैली को लेकर असंतोष सामने आ रहा है। फिलहाल डीएमके ने इस बैठक से दूरी बनाई है। माकपा ने भी कांग्रेस के रवैये पर खुली नाराजगी जताई है, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से भी असहमति के संकेत मिल रहे हैं। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में बड़ा सवाल ये है कि क्या इंडी गठबंधन भाजपा को चुनौती देने से पहले अपने भीतर की चुनौतियों को सुलझा पाएगा। फिलहाल संविधान क्लब में होने वाली बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि यहां इंडी गठबंधन की एकजुटता की भी परीक्षा होने वाली है। भाजपा का आरोप है कि इंडी गठबंधन वैचारिक एकता नहीं बल्कि राजनीतिक मजबूरियों का गठजोड़ है, जहां नेतृत्व से लेकर रणनीति तक हर मुद्दे पर अंतर्विरोध मौजूद है। और अब खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा आज से शुरू हो रही है। ये परीक्षा 8, 9 और 10 जून को यूपी के सभी 75 जिलों में आयोजित की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 32,679 पदों के लिए 28,86,797 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इस परीक्षा के लिए देश प्रदेश में 1,183 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा में उत्तर प्रदेश के अलावा देश के अन्य राज्यों के परीक्षार्थी भी शामिल हो रहे हैं। इसके लिए देश भर के कई राज्यों के अभ्यर्थी आना कल से ही शुरू हो गए थे। परीक्षा हर दिन 2 पालियों में आयोजित होगी। प्रथम पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा द्वितीय पाली दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित की जाएगी। हर पाली में लगभग 4,81,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए पुलिस विभाग और जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। इस परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए सभी केंद्रों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, पर्यवेक्षक और पुलिस बल की तैनाती की गई है। संवेदनशील केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। यूपी सरकार की ओर से पुलिस भर्ती परीक्षा को देखते हुए बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं। अतिरिक्त बसों का संचालन भी किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभ्यर्थियों के हित में लिया एक बड़ा फैसला और एडमिट कार्ड दिखाने पर बस किराए में उन्हें 50% की छूट देने का फैसला किया गया है। जिलों में परीक्षा को लेकर ट्रैफिक प्लान भी जारी किए जा रहे हैं। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा में सम्मिलित हो रहे सभी अभ्यर्थियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। पूर्ण आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दीजिए। आपकी मेहनत आवश्यक रूप से अवश्य सार्थक होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने निष्पक्ष एवं पारदर्शी परीक्षा आयोजन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। आप सभी की सफलता के लिए अनंत मंगल कामनाएं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने आगामी राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव 2026 के लिए रविवार को मध्य प्रदेश और कर्नाटक के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। भाजपा ने कर्नाटक से एम नागराज और मध्य प्रदेश से महेश केवट को उम्मीदवार बनाया है। साथ ही भाजपा ने कर्नाटक विधान परिषद द्विवार्षिक चुनाव के लिए भी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। भाजपा ने कर्नाटक विधान परिषद चुनाव के लिए लिंगराज पाटिल और रघु कौटिल्य को भी उम्मीदवार बनाया है।
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा के लिए केंद्रों की सूचना जारी कर दी है। एजेंसी की ओर से जारी एक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक भारत के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा शहर की सूचना पर्ची एडमिट कार्ड नहीं है और इसे केवल उम्मीदवारों को उनके परीक्षा केंद्र के शहर के बारे में सूचित करने के लिए जारी किया जा रहा है। एजेंसी ने उम्मीदवारों से परीक्षा और एडमिट कार्ड जारी होने से संबंधित नई घोषणाओं के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइटों पर अपडेट करने को रहने के लिए कहा है। मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट यूजी परीक्षा इस साल 3 मई को हुई थी, लेकिन पेपर लीक के आरोपों के बीच एनटीए ने 12 मई को इसे रद्द कर दिया था। सीबीआई वर्तमान में इस मामले की जांच कर रही है और पुनः परीक्षा 21 जून को निर्धारित है। तो नीट यूजी पुनः परीक्षा, इसके लिए यहाँ पर जानकारी आ चुकी है। आप लगातार जो आधिकारिक वेबसाइट है उससे जुड़े रहें। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जुलाई महीने में तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। संगठन की वर्चुअल बैठक में ये निर्णय लिया गया। ओपेक प्लस के 7 सदस्य देशों सऊदी अरब, रूस, अल्जीरिया, इराक, कजाकिस्तान, कुवैत और ओमान ने अगले महीने प्रतिदिन लगभग 1,88,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित हुई है। ऐसे में ओपेक प्लस का ये फैसला अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की उपलब्धता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वैसे ये लगातार चौथा महीना है जब समूह ने उत्पादन लक्ष्य बढ़ाया है। हालांकि उत्पादन बढ़ाने के इस फैसले के बावजूद वैश्विक तेल बाजार पर संकट के बादल छाए हुए हैं। अमेरिका, ईरान युद्ध और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तेल आपूर्ति बाधित होने के कारण कई खाड़ी देश अपनी पूरी क्षमता से तेल निर्यात नहीं कर पा रहे हैं। स्थिति को और जटिल तब माना गया जब संयुक्त अरब अमीरात ने लगभग 60 वर्षों बाद ओपेक से अलग होने का फैसला किया। इससे संगठन की एकजुटता और भविष्य की रणनीति को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में उत्पादन लक्ष्य बढ़ाने का फैसला बाजार को भरोसा देने की कोशिश माना जा रहा है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक मध्य पूर्व में तनाव कम नहीं होता और होर्मुज स्ट्रेट सामान्य नहीं होता, तब तक वैश्विक तेल आपूर्ति पर तनाव बना रह सकता है। तो तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला ओपेक प्लस का ये बड़ा फैसला है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। गंभीर हार्ट अटैक के बाद रीवा के जिला अस्पताल में भर्ती मऊगंज के गोविंद लाल तिवारी को इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से भोपाल भेजा गया। वहीं संदीप सिंह को किडनी फेलियर और सांस की तकलीफ से बचाने के लिए सिंगरौली से भोपाल भेजा गया। ये सब कुछ संभव हो पाया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश में संचालित पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा से, जो रोगियों के लिए वरदान बन गई है। मई 2024 से प्रारंभ हुई इस सेवा से 140 से अधिक लोग हुए लाभान्वित। आयुष्मान कार्ड धारकों को एयरलिफ्ट से लेकर प्रदेश के अंदर और बाहर सभी आयुष्मान मान्यता प्राप्त अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा। गैर आयुष्मान श्रेणी के मरीजों का प्रदेश के अंदर सशुल्क एयरलिफ्ट और शासकीय अस्पतालों में इलाज। सड़क हादसे, औद्योगिक दुर्घटना या प्राकृतिक आपदाओं के घायलों के लिए भी मुफ्त एयर एम्बुलेंस की सुविधा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित गरीब से गरीब आदमी की जान बचाने के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा की जो सौगात दी गई है, वो एक बार फिर हमारे लिए लाभकारी सिद्ध हुई है। कई सारे लोगों की हमने इस तरह से जान भी बचाई है और मदद भी की है। हमारी सरकार गरीब से गरीब आदमी के जीवन में ये मदद करने के लिए तत्पर है। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस योजना को चला करके गरीबों के लिए एक वरदान सिद्ध साबित किए हैं। पीएम श्री एयर एम्बुलेंस में प्रशिक्षित डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
ब्रेक के बाद स्वागत है न्यूज़ एट 10 में। आपको बताएं कि आज फिलीपींस के दक्षिणी तट के पास शक्तिशाली भूकंप आया। मिली जानकारी के मुताबिक कई मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, 3 व्यक्तियों की मौत हुई है और 4 लोगों के घायल होने की पुष्टि हुई है। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंसेस ने इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 7.8 मापी है, जिसका केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई पर था। इस भूकंप से कई इमारतें ढह गई हैं, जबकि एक शॉपिंग सेंटर और एक स्थानीय स्कूल की इमारत भी मलबे में तब्दील हो गई। भूकंप के इस भीषण झटके के तुरंत बाद फिलीपींस और उसके पड़ोसी देश इंडोनेशिया की भूगर्भीय एजेंसियों ने तटीय इलाकों के लिए सुनामी का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही अमेरिकी सुनामी चेतावनी प्रणाली ने भी समुद्र में ऊंची लहरें उठने और सुनामी के खतरे की पुष्टि की है। फिलीपींस की स्थानीय एजेंसी फिनोलेक्स का अनुमान है कि तटीय क्षेत्रों में 1 मीटर से भी ऊंची सुनामी लहरें उठ सकती हैं, जो अगले कई घंटों तक तबाही मचा सकती है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है और तटीय इलाकों को खाली कराया जा रहा है। ईरान ने रविवार रात इजराइल पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ये हमला बेरूत में इजरायली हमले के जवाब में किया गया, जिसमें 2 लोगों की मौत और 20 लोग घायल हुए थे। इजराइल ने कहा कि अप्रैल की शुरुआत में युद्ध विराम लागू होने के बाद ईरान की ओर से किया गया इस तरह का पहला हमला है। इस हमले के बाद युद्ध समाप्त करने के मकसद से समझौते के लिए मध्यस्थता के प्रयास और जटिल हो गए हैं। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा कि उसने नाजरेत के पास स्थित रामात डेविड एयरबेस को निशाना बनाया। हालांकि इजरायली सेना का दावा है कि सभी मिसाइलों को हवा में ही इंटरसेप्ट कर लिया गया। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से जवाबी हमला नहीं करने की अपील करेंगे, क्योंकि मौजूदा तनाव शांति समझौते को नुकसान पहुंचा सकता है। दरअसल रविवार को इजरायल ने बेरूत के दक्षिणी इलाके में हिजबुल्लाह से जुड़े ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी, जिसके बाद तेहरान ने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी थी। इजरायल का कहना है कि उसने ये हमला उत्तरी इजरायल पर हिजबुल्लाह की फायरिंग के जवाब में किया। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बेरूत में एक रिहायशी इमारत पर हुए हमले में 2 लोगों की मौत हुई है और 20 लोग घायल हुए हैं। वहीं ईरान के इस हमले के बाद इजरायल ने भी जवाबी हमला करते हुए पश्चिमी और मध्य ईरान में सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इजरायली सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दावा किया कि उसकी वायुसेना ने ईरानी शासन से जुड़े कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रहे। तो पश्चिम एशिया में बढ़ा तनाव और पिछले 48 घंटों में क्या क्या हुआ है, आइए आपको समझाने का प्रयास करते हैं ग्राफिक्स के जरिए। पश्चिम एशिया में युद्ध जैसे हालात एक बार फिर बनते हुए नजर आ रहे हैं और ये जो तनाव है वो बढ़ गया है। ईरान इजराइल फिर आमने सामने यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। और ये क्यों हुआ? क्योंकि बेरूत में इजरायली हमले से तनाव बढ़ा है। हिजबुल्लाह का इजराइल पर ड्रोन से जवाबी हमला यहाँ पर हुआ। इजराइल का कहना है कि उसने हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाने पर लिया। इजराइल में एयर रेड सायरन बजते हुए साफ तौर पर सुनाई दिए, तो वहीं ईरान ने जवाबी हमले की चेतावनी दी और फिर इजराइल पर मिसाइलें दाग दी। इजराइल का सभी मिसाइलें रोकने का दावा किया गया है। उसने कहा है कि उन मिसाइलों को हवा में ही इंटरसेप्ट कर लिया गया। और इस संघर्ष के बीच यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की है और अमेरिका ने इजराइल से पलटवार रोकने की अपील की। उसने कहा कि मैं कोशिश की कि इजराइल वापस हमला ना करे, जिससे कि तनाव और ज़्यादा ना बढ़े, लेकिन इसके बावजूद इजराइल नहीं रुका और अपील के बावजूद इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया और मिसाइलें दागी गई। तेहरान में जोरदार धमाके सुनाई दिए हैं। तो पिछले 48 घंटों की पूरी टाइमलाइन जहां पर एक बार फिर तनाव बढ़ा है। तबरीज और इफ़हान में भी विस्फोट हुए हैं। ईरान ने पश्चिमी एयर स्पेस जो है अपना वो बंद कर दिया है। साथ ही तेहरान एयरपोर्ट पर भी जो आवाजाही है, जो एयर ट्रैफिक है, वो बाधित हुआ है। उड़ानें रोकी गई हैं। इराक और सीरिया ने भी अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। होर्मुज में अमेरिकी ड्रोन कार्रवाई की भी खबर है।
ऐसे में जो होर्मुज स्ट्रेट पर जो तनाव बना है वो भी बढ़ता नजर आ रहा है। ताज़ा संघर्ष से तेल कीमतों में भी 3% उछाल साफ तौर पर नजर आ रहा है, यानी कि एशियाई बाजारों में भारी गिरावट दर्ज की गई है पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के चलते। और अगर कच्चे तेल की कीमतों की बात करें तो यकीनन इसमें एक बार फिर वृद्धि हुई है। आज यूएस क्रूड फ्यूचर्स $2.57 बढ़कर $93.11 प्रति बैरल हो गया है, जबकि ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स $2.67 बढ़कर $95.76 प्रति बैरल हो गया है। पश्चिम एशिया में एक बार फिर बदलते हालातों की वजह से ये बढ़ोतरी दर्ज हुई है। सीज फायर लागू होने के बावजूद रविवार को बेरूत पर इजरायली अटैक के बाद ईरान ने इसका पलटवार किया, जिसमें जान माल का नुकसान भी हुआ है। और खबर स्पोर्ट्स की दुनिया से तो जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। ज़वेरेव ने फ्रेंच ओपन फाइनल में फ्लावियो कोबोली को हराया। ज़वेरेव ने 5 सेट तक चले कड़े मुकाबले में 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 से जीत दर्ज की। 29 वर्षीय ज़वेरेव ने 3 ग्रैंड स्लैम फाइनल्स हारने के बाद अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीतने में कामयाबी हासिल की है। बात करें अगर हॉकी की तो जापान में आयोजित अंडर 18 एशिया कप 2026 का स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम और कांस्य पदक हासिल करने वाली महिला अंडर 18 टीम आज सुबह स्वदेश पहुंची। विजेता टीम जैसे ही दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची तो उनका स्वागत गर्मजोशी से हुआ। इस मौके पर हॉकी इंडिया, खिलाड़ियों के परिजन और फैंस ने खिलाड़ियों को जीत की बधाई दी। काफ़ी अच्छा लग रहा है और ऐसे टीम हम लोग खेल रहे थे तो काफ़ी अच्छा लगा। और हमारे कोच और जो भी मैनेजर थे, स्टाफ सब काफ़ी सारे कोई अच्छे थे और ऐसे टीम हम लोग खेल रहे थे तो और हम लोग देश को रिप्रेजेंट कर रहे थे वहाँ। तो हम लोग को देश के लिए खेलना था और हम लोग देश के लिए गोल्ड मेडल भी जीत के लाए। तो अंडर 18 हॉकी टीमों का घर पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। पूरी हॉकी अगर हम देखें इंडिविजुअली एज ए टीम हमने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और हमारा टारगेट यही था कि हमने एक अच्छी हॉकी खेलनी। जो हमने ट्रेनिंग कैंप्स में चीज़ें करी हैं, मिडफील्डर, फॉरवर्ड, डिफेंडर्स को जो बताया था, जो जिनकी टास्क थी, तो वही किया। तो जब आप अपनी टास्क 110% एफर्ट करते हो तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली अपनी फेवर में आता है। और जम्मू कश्मीर के रामबन में पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए नरसिंगा मीडो में पहली बार गूल मेला आयोजित किया गया। मीडो की खूबसूरत वादियों के बीच आयोजित इस मेले ने स्थानीय संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य का अनूठा संगम प्रस्तुत किया। मेले में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों, पर्यटकों, कलाकारों और प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया। इसी के साथ न्यूज़ एट 10 में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।